और नाकाम होके फिर अपना मुंह लटका के वापस आ गए और चुपचाप सो गए। मैंने चिट्ठी लिख दी ऑलरेडी चुनाव आयोग को कि इसकी सभी वीडियोग्राफी आपको करानी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपके खिलाफ क्रिमिनल कानूनी कार्रवाई करूंगा, फौजदारी की कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो हरियाणा के चुनाव की सारी मशीनों की वीडियोग्राफी, चुनाव के सारे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और जम्मू कश्मीर की 90 सीटें हरियाणा, 90 सीटें जम्मू कश्मीर में हमने वीडियोग्राफी के लिए चिट्ठी लिख दी और चुनाव आयोग ने वो वीडियोग्राफी कराई होगी, ऐसा मैं दावा करता हूं। सारे सबूत अभी वीडियोग्राफी में मौजूद होंगे, ये मैं दावा करता हूं, क्योंकि इतनी रेपुटेशन तो मेरी है, चुनाव आयोग को पता है अगर उन्होंने मेरी बात को नहीं माना तो फिर जेल ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। तो उन्होंने वीडियोग्राफी तो कराई होगी। अब चैलेंज ये रहेगा कि वो वीडियोग्राफी मुझे देंगे नहीं। उसके लिए भी मैंने परसों एक लेटर लिख दिया है वो, और मैंने वो अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाल दिया है, जिसमें मैंने कहा है कि मुझे फॉर्म 17C से लेके सारी वीडियोग्राफी 90 सीटें हरियाणा में और 90 सीटों की कश्मीर की सारी वीडियोग्राफी दे दें, ताकि मैं एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखा दूं किस प्रकार से ये बेईमानी की गई है इन दोनों चुनाव में भी। हरियाणा का थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लोगों को, जम्मू कश्मीर में भी उतनी ही गड़बड़ और धांधली हुई है इन मशीनों द्वारा। अब जीत कैसे जाते हैं ये मैं बार बार बता चुका हूँ, एक बार भी चलते चलते बता दूं कि इसमें अभी तक 20% की हेराफेरी करने का इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन ये इंतज़ाम और भी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आने वाले चुनाव में और भी ज़्यादा खतरा है। ये हरियाणा के चुनाव में तो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को साफ पता था कि महमूद प्राचा साहब जो कह रहे हैं, जो गर्ग साहब कह रहे हैं, जो देवाशायम साहब कह रहे हैं, जो 3-3 रिपोर्टें डिटेल्ड में पब्लिक डोमेन में आई हैं, ये सब सच हैं। लेकिन जयराम रमेश जी जो और उनकी टीम जो नज़र आती है उनके साथ ख़ास तौर पे, और जो उनके सहयोगी हैं उनमें से एक वेणुगोपाल साहब भी बताया जाता है, और तो उन सब लोगों ने राहुल गांधी जी को मशीनों का मुद्दा मेन मुद्दा बनाने से रोका। एक पब्लिक डोमेन में जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था ना, मैंने तब भी ये बताया था कि सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में बहस ये की गई कि हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती की थी। हम लोग तो कहना ही ये चाहिए सबको कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है। जब तक हम ये कहेंगे ही नहीं तो कौन सा कोर्ट हमें मदद करेगा। तो उसके बाद एक और चेहरा बेनकाब हुआ, और वो है योगेंद्र यादव जी का। कितने हमारे अपने लगते थे वो कि ये संविधान की रक्षा करने वाले हैं, ये हमारे ओबीसी समाज से हैं, कितने अपने लगते थे। ये भी स्लीपर सेल निकले। और सबूत जो ये तीनों रिपोर्ट्स पेश की गई, जिसमें प्यारेलाल गर्ग साहब की भी इन्वॉल्वमेंट थी, और वो इतनी अच्छी एनालिसिस करते हैं, आप लोग उनके इंटरव्यू सुनो, आपको नज़र आ जाएगा। देवासायम साहब ने, रिटायर्ड जजेस ने, बहुत सारे एक्टिविस्ट ने, इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं इस बारे में, उन सब की 3 रिपोर्ट्स तैयार की, तीनों का। और एक जर्नलिस्ट भी हैं, अग्रवाल साहब हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है अभी। तो उन सब लोगों ने इतनी अच्छी मशीनों के बारे में रिपोर्ट्स तैयार करके पब्लिक डोमेन में डाली। चुनाव आयोग ने कभी भी उनका जवाब नहीं दिया। जवाब दिया तो कैसे? 17 सितंबर को ये मशीनों का मामला किसी तरीके से ज़मीन में गाड़ दें, देश की जनता बस मशीनों की बात करनी बंद कर दे, बाकी भारतीय जनता पार्टी को कितनी बुराई कर लें, उनको कितनी गाली दे लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा लें कि ये धर्म की राजनीति करके बेईमानी से वोट ले रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कह दें कि जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया, कोई भी एक्सप्लेनेशन दे दी जाए चुनाव हारने की, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि असली मुद्दा क्या है उनका, वो है ये मशीनें। तो वो अपने आप ही अपनी कई तरह की गलतियां भी खुद ही कबूल करते हैं। जैसे नायब सिंह सैनी जी ने कहा, हमने सब मैनेज कर लिया है, सब जुगाड़ कर लिया है, ये चुनाव से पहले ही बोला ना उन्होंने, हमने सब व्यवस्था कर ली है। मतलब वो कुछ भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दो, लेकिन मशीनों की बात मत करो, क्योंकि वही सब सारी सबसे बड़ी गड़बड़ी की, मैं ऐसा नहीं कह रहा और तरीके से गड़बड़ी नहीं होती है, मशीनों से सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। और मशीनें, जैसे राहुल गांधी जी के शब्दों में, राजा की जान तोते में है, तो मोदी जी की, आरएसएस और बीजेपी की जान इन मशीनों में है। इस चीज़ से राहुल गांधी जी को किसी ने रोका, तो एक तो जयराम रमेश जी और उनकी टीम ने, मैं धीरे धीरे करके सबके नाम उजागर करूंगा, और एक योगेंद्र यादव जी ने बहुत लंबा चौड़ा एक आर्टिकल लिखा। 17, देखिए अखबार भी कौन सा चुना गया, इंडियन एक्सप्रेस, जर्नलिज्म ऑफ करेज, एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने सारी रिपोर्ट्स को, प्यारेलाल गर्ग साहब की हो, देवाशायम साहब की हो,
मैंने जो भी सबूत पेश किए उसको पूरी तरीके से झूठा ठहरा दिया और ये बोला कि अब जो है ना ये जो मशीनों की डिबेट है ये बंद हो जानी चाहिए। ये उनका मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मैं दिखा देता हूं आपको। ये इन्होंने 17 सितंबर को पूरे देश का और दुनिया का ध्यान बटाने के लिए ये आर्टिकल लिखा 17 सितंबर को। कब? जबकि हरियाणा के चुनाव के नतीजे आने वाले थे। ये नजर आ रहा है आपको सबको? ये मशीनें जो हैं इसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो बताई जा रही हैं मशीनों की, इसको दबा दो, इसको रोक दो। ये उसका लब्बुल आफ्ताब योगेंद्र यादव जी जब ये बात कहेंगे तो लोग यकीन करेंगे। वो तो बहुत बड़े सीफोलॉजिस्ट और पता नहीं क्या क्या हैं, कहते तो अपने आप को यही हैं। फिर उसके साथ साथ जयराम रमेश जी, ये देखिए, और ये दोनों जो लंबी लंबी यात्रा कर रहे थे ना राहुल जी, उसमें साथ साथ नजर आ रहे होंगे दोनों आपको। ये कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ एक ही चीज समझा रहे होंगे, बाकी सब में जय जयकार है राहुल गांधी जी की। लेकिन जो असली मुद्दा है उससे भटकाना है, बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को, मेरा ये मानना है। और ये मैं साबित भी कर दूंगा और कर सकता हूं। तो उसके बाद जब हरियाणा में इतना बड़ा शॉक लगा, पूरा देश जब ये कह रहा था कि किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे, बावजूद इसके कि हुड्डा साहब ने, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किया, नहीं किया, उन्होंने भी लालच आया कि अब तो आंधी चल रही है। और ये योगेंद्र यादव जी आंधी तो अपनी स्पीच में ही बता रहे थे, आंधी और पता नहीं सुनामी और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। तो ये जब हुड्डा साहब को लगा, मैं गलती बता रहा हूँ हुड्डा साहब की भी, उन्होंने कहा अब तो आंधी है, मैं अपने घटिया से घटिया आदमी को टिकट दिलवा दूं, दे दूं, तो बस रेलम पेल कर दो। उन्होंने वो किया। शैलजा जी को मेरा जो मानना है, उनको सीएम का चेहरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, पर ये मैं उनको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो ये सारे के सारे जो गड़बड़ी हुई, जो संगठनात्मक भी गड़बड़ी हुई, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने ये जान के कि सुनामी आई हुई है, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे डाल दिया। ये भी किसने किया? इन्हीं लोगों ने, ये योगेंद्र यादव टाइप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स मोड में डाल दिया। शिकायत ही मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंखें बंद करो और तुम जीत गए। ये माहौल बना दिया जम्मू कश्मीर में भी। और ये दूसरा बड़ा धोखा था, क्योंकि चुनाव तो चुनाव होता है ना, लड़ाई तो पूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि मशीनों को भी तो कुछ हद तक ज़्यादा रोका जा सकता है ना। अगर मशीनों से भी चुनाव हो तो उसको भी रोका जा सकता है। जैसे फर्स्ट फेज़ में जो चुनाव के नतीजे आए वो आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश के जो फर्स्ट फेज़ के जितने भी इलेक्शन हुए, फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन, और हमने नाक में दम कर रखा था आयोग का, उसकी वजह से भी फर्स्ट फेज़ के उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं वो आप लोग सब देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि मशीनों को अंदर से कम ताकतवर किया जा सकता है अगर लड़ा जाए ईमानदारी से इलेक्शन। तो उसके बाद जब ये धक्का लग गया, तब अब सबको पता था कि राहुल गांधी जी, खड़गे जी टॉप लीडरशिप पूछेगी, तो किसी और के बगैर बोले सबसे पहले जयराम रमेश जी ने अपने खेड़ा साहब के साथ मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मार दी कि जी मशीनों में गड़बड़ है 99%। और ये, अरे भाई ये तो मैं पहले से ही बोल रहा था, अब पछताए होत क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, या कोई उनसे सवाल ना करे कि भाई असली गड़बड़ तो इधर से हुई है ना, जो वरना एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिल रही कोई। भले ही कुछ भी हो जाता, कितना भी भीतरघात, पब्लिक इतने खिलाफ थी बीजेपी और आरएसएस के, और बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस की है कि ये तो जब भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीती है मोदी जी की पूरी ताकत लगा के, जब भी लोकसभा में इतने परसेंटेज नहीं आई, आज तक कभी उनकी क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई हरियाणा में, अब कैसे आ गई, ये सब रीजंस दे रहे हैं। तो अब एक ही वजह बचती है, मशीनें। तो मशीनों के खिलाफ इनसे सवाल ना किए जाएं, इसलिए एज एन आई वॉश धोखा देने के लिए राहुल गांधी जी को और लीडरशिप को एक बार फिर स्वयं ही इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और एक टूटा फूटा सा लेटर लिख दिया। किसको? अब आप देखिए, जो चोरी कर रहा है यहाँ तो कोई चोरी नहीं हुई, और ये लेटरबाजी करने से आरएसएस और बीजेपी को कोई फर्क पड़ता है क्या? इस गलत फहमी में जी रहे हैं ये जयराम रमेश साहब और ये जितने भी उनके साथी सहयोगी हैं। तो ये एक
धोखा देने के लिए अपनी पार्टी हाईकमांड को ये एक्टिविटी भी एक कॉन्सेप्ट होता है, हाईजैकिंग द ऑपोजिशन, ताकि ये मशीनों की आवाज़ उठाने वाली भी जो आवाज़ है वो भी खुद कौन बन जाए, जो मशीनों के लिए भीतरघात करने के लिए स्लीपर सेल है। तो वो स्लीपर सेल ही मशीनों के बारे में प्रोटेस्ट करने पहुंच गए, आगे आगे बढ़ के फोटो खिंचवा ली, और उनके कुर्ते देखिए और चेहरे देखिए, कितनी मुस्कुराहटें नजर आ रही हैं चेहरे पे, जैसे कोई वो फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, किसी की बर्थडे पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं। कोई सीरियसनेस नहीं, कोई मन में आग नहीं, आज तक नहीं लगेगी इनके। वो एकदम बढ़िया कलरदार कपड़े होंगे, और मतलब खुद इनके लीडर जो हैं, ना खड़गे जी ना राहुल जी के कपड़े भी इतने कलरदार नहीं होते हैं जितने इनके होते हैं।